नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत गांवों में बसता है और गांव की क्या स्थिति है, किसान की क्या स्थिति है, खेतीबाड़ी की क्या स्थिति है और इस आधुनिकता के दौर में हमारा किसान कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आधुनिकता के दौड़ में हम बहुत तेज निकल जा रहे हैं और गांवों को भूलते जा रहे हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पद्मश्री श्री बाबूलाल दाहिया जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आप शुरुआत गांव से करते हैं, चूंकि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि। और पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि एक वैचारिक चिंतक, लेखक और उसके बाद कृषि के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान है बाबूलाल दाहिया जी का, वो किसी से छुपा नहीं है। और विंध्य की माटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, विंध्य के गौरव हैं आप। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पहला सवाल मेरा ये है, वर्तमान दौर में आप किसानों को किस स्थिति में देखते हैं? किसानों को हम वर्तमान दौर में बहुत खराब स्थिति में देखते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, हम 70 के दशक की बात करते हैं, जब हरित क्रांति आई जी। हरित क्रांति आने का एक कारण था, क्योंकि हमारे यहाँ माने जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई। तो क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने लगी, उस अनुपात में हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा, तो हमारे यहाँ हरित क्रांति लानी पड़ी। हरित क्रांति 3 चीज़ों पर टिकी थी। पहला था उन्नत किस्म का बीज, दूसरा था रासायनिक खाद और तीसरा था सिंचाई। इन पर टिकी थी। तो किसानों ने किया तो उस समय किसानों को बहुत अच्छा लाभ भी मिला। इसलिए लाभ मिला कि उत्पादन एक जाई बढ़ गया तो उनको लाभ मिला। लेकिन क्या है कि जब हम आगे बढ़े तो इतना कम, माने देखिए 70 के दशक का, जैसे आपको तो मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सोना नियंत्रित करता है। हम 70 के दशक में जाएं तो सोने का मूल्य था 200 रुपये, 250 रुपये तोला था। और जो तृतीय श्रेणी का गांव का कर्मचारी था, मास्टर हो जाता, क्लर्क बाबू कुछ हो जाता, तो उसको भी 200 रुपये या 250 मिलते थे। तो 250 रुपये में तब एक मुहर आ जाती थी 11 ग्राम की। हाँ। आज जो कर्मचारी है तो आज भी वो 40-50 हज़ार पाता। माने एक तोला सोना पहले भी पाता था, आज भी पाता है। हाँ। अब किसानों का कितना घट गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसानों का, हमारे बड़े भैया ने भतीजे की शादी किया, बहू के लिए कुछ गहने बनवाना था तो उनने कुछ सोना था घर में, 1 तोला उनको खरीदना था, तो उनने सिर्फ अपना 2 क्विंटल चावल बेच दिया, 1 तोला सोना आ गया। हाँ। आज अगर हम 1 तोला सोना खरीदना चाहें तो हमको अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ेगा। माने हमारा कितना घट गया? 10 गुना घट गया। बिल्कुल। तो 10 गुना घट गया। उसका मतलब ये हुआ कि 70 के दशक के 1 रुपए की क्रय शक्ति 10 पैसे हो गई। हाँ। हरित क्रांति आई, ठीक, उत्पादन बढ़ा तो 30 पैसे, तिगुना उत्पादन बढ़ा 30 पैसे, तो हम 70 पैसे घाटे में है ना। तो इसीलिए आज ये स्थिति है। इस तरह के से संतुलन बिगड़ा है इसका। जैसे हमारा जो कृषि आश्रित समाज था तो उसमें 3 तरह के लोग होते थे। एक तो किसान होता था जो अनाज का उत्पादन करता था। दूसरा हमारे कृषि आश्रित समाज के शिल्पी होते थे, उद्यमी होते थे, जैसे लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार। ये लोग अपना उत्पाद बना के हमको देते थे और अनाज हम देते थे। जैसे मान लीजिए लोहार अगर उस समय या बढ़ई कोई 10 घर का वर्गा कर ले, 10 किसानों के वहाँ वर्गा कर ले, तो जो उसको अनाज मिलता था तो उसकी क्रय शक्ति लगभग आज के 60-70 हज़ार बराबर होती है। हाँ। लेकिन आज अगर उतने अनाज में बेचारा काम करेगा जितने अनाज में माने हम लोग देते थे किसान लोग, तो कितने का बिकेगा? 3,000 रुपये का बिकेगा। 10 लोगों के यहाँ घर में जो पाएगा तो काहे को करेगा? तो देखिए उसके लड़के बच्चे सब शहर भाग गए। हाँ। हमारा जो कृषि मजदूर था, हाँ, उसको अगर 2 किलो उस समय मिलता था, 2 सेर मिलता था, तो उसकी क्रय शक्ति 250 रुपये के बराबर थी। ठीक है। आज अगर उतने में काम करेगा तो उसको कितना वो होगा? 30 रुपये का। तो काहे को काम करेगा? तो वो भी जो है तो शहर चला गया। और जो नहीं गया तो वो करीब 15-16 किलो प्रतिदिन लेता। कहाँ तो 2 किलो लेता है, कहाँ 15-16 किलो अब लेता है। तो अब इतना देता तो किसान का कोई पड़ता ही नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी खेती जो है, पहले हमारी खेती पेट की खेती थी। अकेले
किसान के पेट की नहीं, बल्कि जो हमारा जो पूरा कृषि आश्रित समाज था उसके पेट की खेती, लोहार बढ़ई जो हमारे ये शिल्पी थे उनके पेट की खेती, जो हमारा कृषि मजदूर था उसके पेट की खेती। इसमें क्या है, सेठ की खेती और पेट की खेती में पहले तो हमारी पेट की खेती थी, अब सेठ की खेती हो जाने से पूरा शहर जा रहा पूरा का पूरा। वो किन किन उसमें जा रहा, जैसे पहले मान लीजिए हमारे जो गाय बैल थे, हमारे एक मुख्य समझौता जैसे था हमारे बाप पुरखों का उनसे कि गाय को हम घास खिलाते हैं, गाय हमको दूध देती है, उसके दूध से हम तंदुरुस्त हुए, हमारे घास से गाय हुई। गाय ने गोबर की बछड़ा जना तो हमने उसको हल में चलाया, हल वो खींचा, हल हमने चलाया। गाय बैलों ने गोबर किया, उसकी हमने खाद बनाया, गाड़ी में खाद बना के हमने भरा, खेत तक बैल ले गया। लेकिन जो उत्पादन होता था तो चुनी चोकर भूसा उसका और अनाज हमारा। और अगर हमारे गाय बैल बूढ़े हो जाएं तो माता पिता की तरह जीवन पर्यंत सेवा करें, ये हमारा एक मूक समझौता था उनसे। तो हमारा कोई कुछ नहीं लगता था, हमारी खाद और हमारा बैल खेती में चलता है था। और हमारा खुद का बीज होता था, महिलाएं माने पूरा बीज का काम तो महिलाएं करती थी, पूरा उसके सुरक्षा का, कुठले पेवले में कैसे रखना, कब सुखाना क्या। तो हमारा कुछ नहीं लगता था उस खेती में, जीरो बजट जैसी खेती थी, सिर्फ हमारा श्रम लगता था, बैलों का श्रम लगता था। ठीक है, हमारा घर का बीज हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे घर के निराई, जो भी हम अनाज देते मजदूरों को तो अनाज के रूप में देते, और जो बचता वो हमारा, इस तरह का था। लेकिन आज जो है, आज की खेती, सेठ की खेती में क्या है कि 80-90% भाग जो है वो गाँव का शहर चला जाता, उसकी मद में जाएगा। सबसे पहले तो महंगा बीज खरीदेगा, घर में ट्रैक्टर है तो वो तेल भरवाएगा तो उसमें लगेगा, ना होगा तो किराए तो लेगा तो लगेगा। फिर वो नींदानाशक, कीटनाशक लेगा, रासायनिक खाद लेगा, और उसके बाद वो हार्वेस्टिंग करवाएगा, सिंचाई भी करवाएगा। और उत्पादन जब हुआ तो 80 ये जो सेठ है, लगभग 8 सेठ हैं जो, तो 80% हमारा ले गए। तो किसान को आज उतना ही मिलता है जितना, मान लीजिए कोई डेयरी की भैंस है तो 10 लीटर दूध देती, लेकिन उसके बढ़िया पड़ों को कितना मिलता, आधा या 1 लीटर, इतना किसान को मिलता, बाकी सब शहर चला जाता। ठीक है, मेरा मूल सवाल अब एक ये है कि ये आधुनिकता के दौर में जो हम फर्टिलाइज़र, कीटनाशक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और देसी जो बीज है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे मिले, ज़्यादा उत्पादन कैसे मिले, किसान इस दिशा की ओर चला गया है। तो ऐसे में हम ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में ज़मीन भी खराब कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल के, कीटनाशक, कहीं ये लग रहा। और क्या जो देसी बीज है, जैसे आपने भी 200 किस्म के बीजों की बात की है, मैंने कहीं पढ़ा है, तो उसमें इस तरह का खतरा नहीं होता, मतलब कि जैविक खेती उससे की जा सकती है, उस बीज में पैदावार मिल सकती है। क्या ये लड़ाई जो है वो ज़्यादा पैदावार की है? क्या किसान ये मान चुका है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, ज़्यादा चावल चाहिए, ज़्यादा धान चाहिए, ज़्यादा गेहूं चाहिए, इसलिए ये स्थिति हो रही है? एक व्यापार संस्कृत खेती में विकसित हो गई है, तो नई पीढ़ी वही देखती है, उसको लाभ हानि का हिसाब नहीं लगाती। जब हिसाब माने खेत तो हरे भरे बढ़िया दिखते हैं, बढ़िया अच्छा, लेकिन जब उत्पादन का हिसाब लगाता तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए किसान का बालक भी चला गया ना। क्या कोई लाभ है खेती में? किसान का बालक क्यों चला गया छोड़ के? आप कभी ये सोचे, मान लीजिए कि सपोज करिए किसी के 2 बालक हैं, दोनों पे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो एक को नौकरी मिल गई तृतीय से ही, तो कुर्सी का 5,000 तोड़ के बघेली में कहा जाए तो वो 50,000 उठाने लगा। दूसरे को नहीं मिली तो बेचारा 100 कुंटल मान लीजिए अपने खेती में उत्पादन करता खेत में, तो उसको पहले माने सरकारी आंकड़ा के 1 क्विंटल उत्पादन में 1,000 रुपये खर्च आता है, तो पहले वो बाजार में ढीलेगा 1 लाख रुपए, तो पाएगा कितना? 1.5 लाख रुपए पाएगा 6 महीने में। और उसका भाई हर महीने 50,000 उठा रहा। घर की एक जैसी प्रतिष्ठा रक्षक अनवार था, एक जैसे माने नात रिश्तेदार, तो वही खर्च उसका बालक भी चाहेगा कि मैं बाइक चलाऊं, मोबाइल चलाऊं। तो वो क्या करता बेचारा कि खेती न करके वो कहीं बनिए के यहाँ शहर में नौकरी कर लेता 10-12 हज़ार, क्योंकि खेती में कुछ है ही नहीं ना। इतना माने प्रतिस्पर्धा बढ़ गई खेती में। जहाँ तक हमारे परंपरागत अनाजों का है सवाल,
तो हजारों साल से यहाँ की परिस्थिति में रचे बसे हैं। तो कम वर्षा में पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे के बोए साथ साथ पक जाते हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति में पूरी तरह से वो परिस्थिति में ढले हैं। और उनका तना बड़ा होता है, तो वो कुछ पानी अपने तने में संचित कर लेते हैं। तो सूखा पड़ा तो वो सूखा ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि ये हाइब्रिड किस्में जो हैं, बौनी किस्में सीधे ज़मीन से लेती हैं। आप देखिए गेहूं का हम बताते हैं, जितने परंपरागत गेहूं थे, हालांकि गेहूं हमारे देश का अनाज नहीं, बाहर से ही आया है, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 500 साल पहले, लेकिन जो परंपरागत है, ये कृत्रिम है, उसमें अंतर मैं बताता हूँ। उसका तना बड़ा होता है, एक वर्षा हो जाए, क्योंकि वो वर्षा आधारित के लिए प्रकृति ने बनाया है। तो एक वर्षा हो जाए, 2 हो जाए, बिल्कुल ना हो, तो जितना पकेगा तो ठोस और चिलकदार पकेगा। लेकिन ये जो बौनी जात का है, आप 4 सिंचाई करिए, 1 सिंचाई अंतिम न करिए तो चक्के आधा रह जाएगा। ये समस्या ना। तो किसान को आज की खेती में कोई लाभ नहीं, इसलिए किसान का बालक है, कोई देखिए कृषि विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन अपने बालकों से कोई खेती करवाता है? सही बात है, वो नहीं करवाता ना, कि उसमें कोई पढ़ता नहीं। पढ़ता तब पड़ेगा जब आप देखिए, हमने भी पढ़ा है 50-60 के दशक में कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। एक सीमा तक वो वरदान रहता है, और फिर वो अभिशाप बन जाता। तो 90 के दशक तक वो वरदान रहा। जब देखिए हमारे हैजा, चेचक, प्लेग, सारी बीमारियां खत्म हो गई, इतना उत्पादन बढ़ा कि अगर हम एक बोरा के ऊपर दूसरा रखते जाएं तो बोरों की श्रृंखला चंद्रमा तक पहुंच जाए। लेकिन 90 के दशक के बाद क्या हुआ कि वो अभिशाप हो गया, क्योंकि हम सिर्फ ये वैज्ञानिक लोग क्या देखते हैं कि अधिक उत्पादन। हम तो दिल्ली में बोले, पूसा इंस्टीट्यूट में बोले, फिर वो जो वहाँ का डायरेक्टर था हमारे इन बात का जवाब देता रहे, क्योंकि हम ज़मीनी बात बोलते हैं, अनुभवजनित ज्ञान की बोलते हैं। तो क्या है कि किसान को आज कोई लाभ नहीं है इस खेती में। ये सेठ की खेती है, पूरा का पूरा बाजार चला जाता है। तो जो हमारे परंपरागत अनाज है, हजारों साल से यहाँ की परिस्थिति में रचे बसे हैं, तो यही क्लाइमेट चेंज रोक सकते हैं, यही ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं। ये आप मान लीजिए, इनमें जो है ये यहाँ ये कीट रोधी अपने को बना लिए ना। जैसे हमारे अलग अलग स्टेजों में धान है, तो रोग उनमें नहीं लगता, लगा अगर उसका एक नियम है। जैसे देखिए, जब 20-25 सितंबर के आसपास वर्षा ऋतु समाप्त होती है, तो मकड़ियाँ पूरे खेत में जाल बिछा लेती हैं, क्योंकि वो प्रकृति का हमारा काम नहीं कर रहे। जो प्रकृति ने जिसको दायित्व दिया है धरती में, वो जीव कर रहा है। मनुष्य ही ऐसा है जो प्रकृति के नियम को तोड़ के कर रहा है। तो मकड़ियाँ क्या करेंगे, जाल बिछाएंगे, उसमें एक एक मकड़ी सैकड़ों बच्चे अंडे देगी। तो वो तो शाकाहारी तो नहीं मकड़ी, वो मांसाहारी, तो क्या खाएगी? तो प्रकृति उनके लिए कीट भेजती है। तो अगर हम 3-4 दिन धैर्य रख लें तो वो कीट मकड़ियाँ के बच्चे सब खा जाएंगे। अब मकड़ी क्यों अपना वंश परिवर्धन करती है? इसलिए करती है कि मच्छर मक्खियाँ बढ़ जाती हैं बरसात में, तो उनको ख़त्म करने के लिए प्रकृति उसको भेजती है। ठीक है। तो हमारे काम करती है, हमारे घर में आके फिर वो मच्छरों को, मक्खियों को। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें देखा जहाँ 1-2 बाली सफ़ेद, तो पेस्टिसाइड ले आके हमने उड़ेल दिया। तो एक तो हमारा अनाज खराब हो गया, और दूसरा मन विषैला हो गया, और दूसरा वो सब मर गई। जो 2-4 दिन में ख़त्म कर देती, वो उतना ही बचती हैं। माने आप धैर्य रखिए, उतने ही बचेंगे जितना प्रकृति चाहती है। 60 के दशक में लगभग 1 लाख प्रकार की चीज़ें थी, मतलब जो धान की किस्म थी वो इतनी थी। धीरे धीरे करके ये चीज़ें कम होने लगी। स्वदेशी इतना ज़्यादा था पहले। आपने अभी 200 किस्म की, आपके पास 200 वैरायटीज़ हैं धान की, जिनका आप स्वदेशी तरीके से ही उत्पादन करते हैं, मतलब उतना फर्टिलाइजर और वो सब नहीं इस्तेमाल करते? हम बिल्कुल नहीं डालते, हम तो गोबर की खाद डालते हैं। जो हमारा परंपरागत अनाज है उसमें रासायनिक खाद अगर डाल दी जाए तो वो गिर जाएगा ना। उसका तना बड़ा होता है, उसमें कुछ नहीं डालने की जरूरत है। वो तो ये लोगों ने अपने खेत खराब कर दिए। नहीं, कभी देखिए एक बोने के सब तरीका थे। जैसे मान लीजिए एक साल हमने कोदो बोया, मान लीजिए, और दूसरे साल चना लोग क्यों बोते थे? वो जमीन कभी नहीं उतरती थी। ऐसे धान की माने उसमें ये नियम है कि ज़्यादा न जुताई किया जाए, हल्की हल्की जुताई की जाए धान की, तब धान की फसल होती है। एक ट्रैक्टर आप ये नीचे से ऊपर तक कर दिए तो उस तरह का थोड़ी होता है।
तो हमारी जो परंपरागत किस्में थी उनका तना बड़ा होता, उसमें रासायनिक खाद कोई डाल देगा तो तना पौधा गिर जाएगा, तो उत्पादन और घट जाएगा। हाँ। और उसमें नींदानाशक कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं है कि उसका तना बड़ा होता है तो वो घास को दबा लेता। एक बार निराई हुई तो वो उसकी सूरज की रोशनी रोक देगा जो दोबारा जमेगी घास। हाँ। और हवा रोक देगा तो वो पौधा बिल्कुल पतला पड़ जाएगा और वो उससे आगे ना बढ़ेगा धान के। तो जो हमारी परंपरागत किस्में हैं वो सब ये नींदा रोधी भी हैं, कीट रोधी भी हैं, खुद अपने से बना लिया। प्रकृति ने इतना इंतजाम किया, हम तो धैर्य नहीं रखते ना। हाँ। अच्छा, तो ये संख्या जो थी वो 1 लाख से अब तो बहुत कम किस्म की बची। तो 1 लाख का बता रहे हैं, 1 लाख नहीं, 1,10,000 प्रजातियां थी 60 के दशक तक। लेकिन ये हरित क्रांति आने से सब खत्म हो गई। आज पूरे देश में 10,000 प्रजातियां भी नहीं हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक तो वो रायपुर यूनिवर्सिटी में थे, डॉक्टर राधेलाल रिछारिया। उनने संयुक्त मध्य प्रदेश की, अविभाजित मध्य प्रदेश की 22,800 प्रजातियां खोजा था। मैं तो छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ, यहाँ भी देखा तो आज 800 प्रजातियां भी नहीं बची। इतना भर नहीं, उनके साथ जो हजारों साल से यहाँ की परिस्थिति के अनुसार अपने गुण धर्मों में उनने जो विकसित किया था वो पूरा पूरा उनका गुण धर्म चला गया ना। समस्या ये है, तो ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। हाँ। तो हमने जो 200 बचा रखा है, अब वो किसी के बाद नहीं। हम देखते हैं यहाँ अभी रीवा आए, अपनी तो वही दृष्टि रहती है, देखता है एक भी कहीं देसी धान नहीं मिली देखने। हाँ। रोड किनारे सब हाईब्रिड हो तो दूसरे से दिखती कि हाईब्रिड है ये देसी। तो इतना क्षति हुई है, आगे चल के ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश को लूट लेंगी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बीज बेचती पूरे देश में, इनका टर्नओवर उतना जितना भारत पाकिस्तान का 1 साल का बजट होता है, उतना अकेले उनका टर्नओवर है। तो ये किस तरह से लूट रही हैं, इसलिए इन परंपरागत किस्मों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और नहीं हम आगे चल के बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। विंध्य क्षेत्र में ये देखा गया पिछले दिनों, और अब बड़े रिसर्च की बात हो रही है। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान भी कहा था, जब वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे, कि कैंसर के पेशेंट बहुत यहाँ हो रहे हैं। और उसके पीछे एक मूल कारण ये भी निकल के आ रहा है कि यहाँ जो आधाधुंध फर्टिलाइजर और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं, और हालांकि एक समय सीमा के बाद इंसान लौट पुरानी चीज़ों में रहा है। आज लोग कोदो ढूंढ रहे हैं, आज पुराना स्वदेशी चावल ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि ऑर्गेनिक मिल जाए। तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में तो हम स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, किसान भी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी स्थिति है, जैसा आपने बताया कि आपने कहीं नहीं देखा कि लोग देसी धान कहीं लगाए होंगे, उनका ये कहना है कि वो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता, जमीन खराब हो गई इसलिए नहीं हो पाता। कारण क्या है? नहीं तो प्रोडक्शन देखिए, उत्पादन जितना बढ़ता जाएगा उतना मूल्य घटता जाएगा, लाभ कभी नहीं पाएंगे। हम दावे से कहते हैं जितना अभी उत्पादन और बढ़ सकता है, और खाद डालेंगे और बढ़ेगा। हाँ। लेकिन उसका नुकसान जो होगा 10, 15, 20 साल बाद ये स्थिति आएगी कि ये जमीन में बिल्कुल ऊसर हो जाएगी जमीन। हाँ, कुछ नहीं उत्पादन, कुछ नहीं होगा। और जो ये शरीर का नुकसान होता, देखिए पूरे जीव जंतु खेत में जितने जीव जंतु थे ना, केचुआ मर गया, मछलियां खत्म हो गई, मेढक खत्म हो गए, तमाम सांप वगैरह। प्रकृति ने ऐसा एक भोजन श्रृंखला वहां बनाई थी। अगर उसने चूहा बनाया था खेत में तो सांप भी बनाया था, सांप बनाया था तो नेवला भी बनाया था। हाँ। नेवला को कुत्ता खा लेते, एक भोजन श्रृंखला बनाई थी। तो भोजन श्रृंखला पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो जीव जंतु ज्यादा संवेदनशील थे तो बेचारे चले गए, हम उसी को खाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो ये देखिए, इससे निश्चित है जो कैंसर बढ़ा है तो इसी से बढ़ा। सिर्फ रासायनिक खाद पर नहीं, ये नींदानाशक, कीटनाशक, ये सब मिल के, ये सब जैसे मान लीजिए कोई कृषि विभाग का अधिकारी बताता है कि भैया इतना आप नींदानाशक में ये दवा डालो, अब वो दवा असर न करेगी क्योंकि प्रतिरोधी शक्ति आती जाती है जीवों में। तो क्या करेगा वो किसान कि वो सीधे अपना गुरु तो बनाए है उसको दुकानदार कहेगा कि इसको ले जाओ, तो उसको डाल दिया। हाँ। तो कैंसर बढ़ने का ये कारण है, नासमझी का कारण। जैसे पहले तो हरित क्रांति जब आई तो सिर्फ रासायनिक खाद आई थी। हाँ। अब ये क्यों आई? इसलिए आई
कि जब हमने रासायनिक खाद खेतों में डाला तो पौधा हरा हो गया उससे। तो जितना दुनिया भर का कीट था, पहले तो कीट प्रकृति ने अगर शाकाहारी कीट बनाए तो मांसाहारी बनाए उनके नियंत्रण के लिए, तो जितना दुनिया भर का कीट हो गया एक तरह की धान हजारों एकड़ में, तो वो आके हमारा मने आ गया। तो हमारे जो मित्र कीट थे वो उस मात्रा में नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमने प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर दिया। प्रकृति तो संतुलन बना के चलती है, तो वो आया। अब क्या है कि हमने रासायनिक खाद तो डाला, पौधा बौना है, 3 स्टेज में घास जमती, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, तो वो बार बार दबा लेता था। तो चुपचाप बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले तो कीटनाशक निकाला, बाजार में भेज दिया, और फिर नींदानाशक। तो ये 3 जहर हो गए। एक जहर तो ठीक है, रासायनिक खाद भर था। अब ये 3 जहर हो गए, तो खाने लायक अनाज बचा नहीं। अब जो उसको खाएगा तो कैंसर होगा ही होगा। खाने के लिए अब वो स्वदेशी ढूंढ रहा है और व्यापार करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। मतलब कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियंत्रण में ही सारी चीजें हो रही। ये बताइए, किसान कैसे जागरूक हो, कैसे उसको ये विश्वास हो कि जैसे आपने बहुत सही चीज कही कि बहुत प्रोडक्शन बढ़ाओगे, लागत घटती जाएगी, बड़ा खुला बाजार है। उदाहरण 1960 से अब भी कंपेयर कीजिए, किसान की क्या स्थिति है, आपने भी स्पष्ट किया। किसान जागरूक कैसे हो कि स्वदेशी उत्पादन करना है, इसके लिए क्या मुहिम होनी चाहिए? अब क्या है कि इसमें बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। स्वदेशी के लिए या जैविक के लिए जैविक बाजार खोजना पड़ेगा। बाजार कैसे खोजा जाता है? बाजार ऐसा खोजना पड़ेगा, जैसे हमने देखा 2-3 बाजारों को हमने उद्घाटन किया। एक हमने होशंगाबाद के इटारसी ज़िले में किया, एक हमने गुजरात में किया था, एक हरदा में किया है। तो क्या होता था कि जो ऐसे किसान होते हैं जो उत्साही, जो जैविक उत्पादन करते हैं, और ऐसे लोग भी होते शहरों में जो खाना चाहते हैं, तो खाने वाले और उत्पादकों का एक संगठन बना, संगठन बने। फिर वो क्या करते हैं कि एक्सपोजर विजिट करवाते हैं शहर वालों को कि देखिए हम इस तरह उत्पादन ले रहे हैं, इस तरह का जैविक उत्पादन करते हैं। और इसके लिए जब बाजार डेवलप किया जाता है तो क्या किया जाता है कि सेठ साहूकारों को बुलाया जाएगा, प्रोफेसरों को बुलाया जाएगा, कॉलेज के छात्रों को, और सेठ साहूकारों को, बुद्धिजीवियों को बुला के इस तरह से बताया जाता, सब चर्चा उनसे की जाती कि देखिए भैया, आप कहीं पेट्रोल भी डलाते हैं गाड़ी में तो ये देखते हैं कि अच्छा पेट्रोल हो, लेकिन पेट में अनाप शनाप भरते जा रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि माने एक ऐसा वो बने संगठन जिसमें सिर्फ बिचौलिया ना हो। बिचौलिया तो बदमाश, फिर वो भर देगा सब। डायरेक्ट आप उसको माने डायरेक्ट उत्पादक और उपभोक्ता हो। तो वहाँ इटारसी में क्या है कि हमने जो उद्घाटन किया उसमें कलेक्टर भी थे, एसपी, सब पूरे प्रोफेसर सब लोग थे। तो उनने बाजार किया है, तो कोरोना में भी बंद नहीं हुई वो बाजार। वो फिर पहुँचाते थे घर घर एक झोला में। तो उसमें क्या है कि हर रविवार को एक कॉलेज परिसर में दुकान लगती है उनकी, तो वो किसान लाते हैं और उपभोक्ता लोग खरीद लेते हैं। तो ऐसे हर शहरों में बनाया जा सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं निष्ठा के साथ, उसमें कोई जांच पड़ताल नहीं होती, उसमें निष्ठा के साथ ये बताते हैं कि हमारा ये परंपरागत अनाज है। परंपरागत अनाज है तो स्वाभाविक जैविक, इसलिए को खाद बर्दाश्त नहीं करता, उसमें नींदानाशक डालने की जरूरत नहीं, कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से बाजार पहले डेवलप करना पड़ेगा। तो जब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा किसान को, अब लाभ माने इतनी लागत बढ़ गई है खेती में, अब वो तो एक भावनात्मक रूप से जुड़ के कर रहा है। जैसे हम 200 प्रकार की धान उगा रहे हैं तो क्या लाभ के लिए कर रहे हैं, हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हैं कि इसको बचा रहे हैं। अब पूरे देश के लोगों को फ्री में बीज देते हैं हम, जो आता है हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। जैसे मान लीजिए डिहुला है, अब कोई 50 साल पहले डिहुला उसके यहाँ थी, तो आया तो बोला कि हमारे पास डिहुला धान थी, इतनी स्वादिष्ट थी, होती तो लाल थी लेकिन इतना स्वाद उसमें। अब जब हम उसको डिहुला देते हैं तो एक आनंद की अनुभूति उसके चेहरे में दिखती है। तो वो आनंद की अनुभूति जो है हमारा धन है वही। ताकि इसे बचाया जाए। मूल में ये है कि इन तमाम जो किस्म बची हुई हैं अब कम से कम वो तो संरक्षित तो बचाया जाए, क्योंकि रिसर्च भी होंगे जितने, 3 ही से होंगे। देखिए आज तक किसी वैज्ञानिक ने
जितने माने पशु निकाले, जितने अनाज निकाले वो सब जंगल के उत्पाद हैं, जंगल से निकाले गए। तो वो किसी वैज्ञानिक ने थोड़ी निकाला, हमारे कृषक पूर्वजों ने निकाला। हाँ। उनका अध्ययन किया, उनके गुणधर्मों का। अब कोई भी देखिएगा, आपको बता दे, जैसे कोई पशु है मान लीजिए, तो उसकी एक वो है कि माने पालतू की एक परिभाषा है। कोई जानवर या कोई पक्षी आपका दिया भोजन करने लगे और प्रजनन करने लगे, वंश परिवर्धन करने लगे, तो मान लीजिए वो पालतू है। अब प्रजनन नहीं करता तो वो पालतू नहीं है, वो आपका, जैसे मान लीजिए तोता है, तोता राम सीता दादा दीदी अल्लाह अकबर जो सिखा देंगे वो बोलेगा, लेकिन आपका वो पालतू नहीं है, वो आपका वो कैदी है। पिंजरा खुलेगा उड़ जाएगा। अब वो प्रजनन नहीं करेगा। तोता तोती को रख दीजिए, और गौरैया आपके आंगन का दाना चुगती है, लेकिन आपसे एक दूरी बना के रहती। दाना तो चुगती है लेकिन एक दूरी बना के रहेगी। पालतू आपकी नहीं, आपकी स्वाधीनता उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन मुर्गी बकरे देखिए, कटते पौलते रहते हैं और वहीं रहे आते हैं। गाय वालों को घर से निकाल दिया, फिर भी बेचारे आ जाते हैं। तो ये पालतू ये हैं जो आपका, तो आज ना तो जंगल में कोई जानवर बचा, ना कोई देसी अनाज की पुरखिनें बची। इसलिए भी इनका जरूरी है बचाना, क्योंकि जितने अनुसंधान होंगे सब इन्हीं से होंगे, इन्हीं पशुओं से होंगे, देसी से। भले चाहे जितने बकरी अनुसंधान, गाय अनुसंधान, घोड़ा, कुछ भी अनुसंधान केंद्र हो, इनको बचाना जितने होंगे इनसे होंगे, मूल रूप से यही होंगे। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। एक म्यूजियम की चर्चा है इस समय, आप एक म्यूजियम बनाने जा रहे हैं जिसमें परंपरागत तरीके से खेती करने के तमाम वो यंत्र, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी उस पर आधारित, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, और ये आप क्यों करने जा रहे हैं, और अगले 1-2 महीने में वो हम लोगों के लिए उपलब्ध होगा, तमाम लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो उस दौर की चीजें देख पाएंगे जिस दौर में तमाम चीजें हुआ करती थी, गाँव आधारित अर्थव्यवस्था, गाँव की खेती। देखिए, हम जब गए कई म्यूजियम देखा, जयपुर वगैरह, राजस्थान के म्यूजियम देखा, हैदराबाद के देखा। मान लीजिए किसी राजा की तलवार है, ढाल है, भाला वर्ची है, उनका पूरा इतिहास है। अगर वो जो कपड़े पहनते थे, कपड़े तक का इतिहास है कि राजा इतना बड़ा घाव उसका था तो कपड़ा पहनता था, ये सब लिखा है। लेकिन ये खेती की पद्धति बदल जाने से हमारे लगभग 250 उपकरण, कृषि यंत्र और हमारे बर्तन बदल गए। जैसे मान लीजिए स्टील आ गई तो लीजिए तांबा, पीतल, वो कांसा वगैरह पूरे बर्तन खत्म हो गए। एक ट्रैक्टर आया तो 15-20 माने हमारे 10 जोड़ी बैलों को बूचड़ खाने का रास्ता प्रशस्त कर देता। और दूसरा क्या करता कि हमारे कृषि आश्रित समाज के 50 उपकरण को भी खत्म कर देता ना। तो हमको ये लगा कि हमको अब खेती की पद्धति बदल जाने से जो हमारे उपकरण, हमारे बर्तन चलन से बाहर हो गए, उनका एक म्यूजियम बनाना जरूरी है, ताकि हम वहाँ रख सकें, लोगों को दिखा सकें कि हमारा हल है, ये ढोलिया है, ये ओइरा है, ये हमारा चकिया है, जेता है, ये हमारा कोनैता या चकरा है। तो जितनी चीज़ें, कुठला, प्योला, गुरसी जितनी हैं, जैसे क्या था कि लगभग 50 प्रकार के सामान हमको लोहार देता था, 50 प्रकार के बढ़ाई देता था, 20-25 प्रकार के हमको बसौर देता था, बांस के बर्तन, और 30-32 प्रकार के बर्तन हमको कुम्भकार देता था, कुम्हार, और 14-15 प्रकार के बर्तन उपकरण हमको पत्थर शिल्पी देता था। 10-12 प्रकार के किसान खुद बना लेता था, मुहरा, खरिया आदि आदि। महिलाएं 8-10 प्रकार की चीज़ें बनाती थी, कुठला, प्योला, चूल्हा, इस तरह की। तो हम ऐसी लगभग, हमको वो धातु शिल्पी लगभग 40-50 प्रकार के बर्तन देते थे। तो ये सबको हम रखना चाहते हैं उसमें, जो पहले थे, और उनका पूरा इतिहास हमने तैयार किया। एक किताब भी हमारी आ रही उस पर जी। तो जैसे मान लीजिए हल रखा तो हल का पूरा इतिहास, ढोलिया रखी तो ढोलिया का पूरा इतिहास ऐसे लिखा रहेगा उसके ऊपर। बिल्कुल। तो इस तरह से। तो ये लेकिन जो आपने उस पर कहा किसान की हालत का, तो किसान की आज गांव का अर्थशास्त्र एक फूटी बाल्टी की तरह, जैसे 10 टोंका की बाल्टी आप कुएं में डालिए ना, तो ऊपर आते आते पूरा पानी कुएं में ही चला जाता है। ऐसे गांव का जो है
गांव का पूरा पैसा शहर केंद्रित है। उदाहरण के लिए दूध वाला कर लीजिए, ठीक है। दूध वाला दूध बेचने गया, तो मान लीजिए पैसा उसको मिले दूध बेचने में, तो वहाँ दवाई लिया, जूते लिया, कपड़ा लिया, सौंदर्य प्रसाधन लिए, और बच्चों के लिए किताब लिया, कुछ लिया, सब वहीं डाले आया। और जो अगर 10 दुकानदार हैं शहर में, तो जूते वाला कपड़े वाले के, कपड़े वाला जूते वाले के, दवाई वाला जूते वाले के जूते, तो वहाँ उनका पैसा राउंड करता आपस में, वही रोटेट हो रहा है। वो माने वहाँ वो बढ़ता जाता शहर, और गांव का भी वहीं केंद्रित होता जाता है। तो गांव तब तरक्की करेगा जब गांव का पैसा गांव में राउंड करे, और शहर का पैसा भी गांव अगर आ जाए, हाँ, तब गांव विकास करने लगे। पहले क्या होता था कि शहर की चीजें, गांव की चीजें शहर बिकने जाती थी, अब शहर की भी चीजें गांव आने लगी। शहर के शिल्पी सब, गांव के शिल्पी सब शहर चले गए, इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था की ये स्थिति हुई। तो ये म्यूजियम कब तक तैयार हो जाएगा और आम लोगों के लिए? देखिए, म्यूजियम तो बन के तैयार है, इस समय उसकी छपाई लगी है, लेकिन अभी हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से चर्चा किया है, उद्घाटन किए, तो उनने हमको समय दिया है दिसंबर का पहला सप्ताह है, तो तब हम उद्घाटन करेंगे। उसके पहले हम रख देंगे वहाँ, माने नवंबर के महीने तक पूरा वहाँ जमा देंगे, पूरा उसका इतिहास पूरा इस तरह। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बाबूलाल दाहिया जी प्रयास कर रहे हैं किसानों को मजबूत करने के लिए, किसान को ये समझना होगा कि मूल क्या है। तमाम उन परंपरागत जो साधन थे उनको हमने छोड़ के जो आधुनिकता के दौर में जो ये भीड़ में हम दौड़ना शुरू कर दिए हैं, उसके कारण गांव बहुत पीछे हो गया है। गांव की अर्थव्यवस्था शहरों में चली आई है और गांव में कुछ नहीं बचा है। ये म्यूजियम जो एक बनकर तैयार हुआ है, जो आपके सामने होगा, उसमें तमाम खेती कृषि के जो उपकरण पहले परंपरागत तरीके थे, गांव की जो अर्थव्यवस्था जिससे चलती थी, उन तमाम चीज़ों को वहां पर रखा जाएगा। आपके लिए बहुत आसान होगा, समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे मूल में क्या था, और उन्हीं चीज़ों को बचाने की ये कवायद है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर बाबूलाल दाहिया जी से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नवाचार की जो बात है, क्योंकि आप एक वैचारिक चिंतक हैं, लिखते भी हैं, और किसानों की स्थिति को लेकर जो बात कही है उससे जरूर किसान समझें और भविष्य में जो जैविक खेती की बात हो रही है उस दिशा में आगे बढ़ें, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।